Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to discuss with you Order 3 and Order 4 together. These two orders are very important and we will cover them in same session. So first talking about Order 3. Order 3 says what are recognized agents and pleaders. रिकग्नाइज्ड एजेंट्स और प्लीडर्स क्या होते हैं बच्चे? तो हमारा देखिए सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, कैन अ पर्सन कैन नॉट हिमसेल्फ एडवोकेट हिज केस? क्या वो खुद से अपना केस एडवोकेट नहीं कर सकता? सो हमारा ऑर्डर 3 का रूल 1 क्या कहता है? इट सेज दैट अपीयरेंस और एक्ट मे बी मेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ or by his recognized agent or by his pleader. ठीक है, recognized agent और pleader. ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या कहता है ऑर्डर 3 रूल 1. अब यहाँ पर जो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स हैं ये हम पढ़ेंगे रूल 3 के अंदर. सो सपोज कीजिए लेट द पार्टी ए इज देयर. ओके, नाउ इफ एनी पर्सन, ये जो पार्टी है ये कुड बी प्लेंटिव भी हो सकती है, डिफेंडेंट भी हो सकती है. अब ए का केस या तो खुद ए ही अपना केस को एडवोकेट कर सकता है himself, as I said, or any person which holds the power of attorney, okay, power of attorney with whom? In respect of A, or on behalf of A. अगर वो A के behalf में करना चाहते हैं तो he carries trade and business. Okay, so ए के बिहाफ पे या तो देखिए ए हिमसेल्फ विल एडवोकेट हिज केस, बट इफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर अगर उनके खिलाफ मतलब उनके लिए केस एडवोकेट करना चाहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? ही मस्ट हैव द पावर ऑफ अटॉर्नी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए, और ऑन बिहाफ ऑफ ए ही इज कैरिंग हिज ट्रेड और बिजनेस, राइट? सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, अगर जो केस है वो सूट रिलेटेड टू बिजनेस से ही है तो तभी उनका जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा वो उनके केस को एडवोकेट कर सकता है जो उनके बिजनेस को आगे फर्दर कैरी कर रहा हो. ओके, एंड इफ एनी पर्सन हु इज स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. थर्ड, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर कौन होता है? पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और टू डिफेंड एनी फॉरेन रूलर. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 के अंदर भी. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पर्सन है दैट पर्सन मस्ट बी स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और टू डिफेंड द फॉरेन रूलर. अब आ जाते हैं रूल 3 क्या कहता है? दैट सर्विस ऑफ समन्स, नोटिसेस और प्रोसेस टू द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट इज एज्यूम टू बी सर्व टू द पार्टी. जो ये ए के बिहाफ पर जो भी पर्सन उनके केस को एडवोकेट करेगा वो उनको जो समन भेजे जाते हैं ये एज्यूम किया जाता है बच्चे कि एक्चुअल में आप वो समन पार्टी को ही भेज रहे हो. ठीक है, ये हमारा रूल 3 कहता है. कमिंग टू रूल 4. रूल 4 क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर. यहाँ तो अभी हमने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात करी है. ये अब प्लीडर्स क्या होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? Pleader is who is entitled to appear and plead for another in court, like advocate, वकील, attorneys of high court होते हैं. ऐसे ही वो person जो entitled है to appear and plead for another in the court, दूसरे के behalf पे, who is entitled to plead for another in the court, and this is given in section 200 and section 2 क्लोज 15 में आप प्लीडर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा.
ठीक है। अ प्लीडर इज ऑलवेज अपॉइंटेड इन रिटर्न फॉर्म, ये हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न फॉर्म एंड सिग्नेचर बाय द अपॉइंटिंग पार्टी टिल द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। आप उनको प्लीडर ही बना के रखेंगे। प्लीडर टू हैव टू फाइल अ मेमोरेंडम स्टेटिंग फॉर विच पार्टी ही इज एक्टिंग। प्लीडर को भी एक मेमोरेंडम देना पड़ता है जिसमें वो स्टेट करता है कि फॉर विच पार्टी ही इज एक्चुअली प्लीडिंग, स्टेटिंग राइट हिज नेम ऑफ द पार्टी, like so he has to submit all the information about the party to court. Okay, and in rule 6 you are going to read agents. Agents कौन होते हैं? Who are acting on behalf of parties. They are different from pleaders and recognized agents. वो normal agents होते हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये कंसेप्ट था हमारा ऑर्डर 3 का। नाउ कम टू ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 क्या कहता है? हाउ टू इंस्टीट्यूट अ सूट। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन हर एक पर्टिकुलर पर्सन को होनी चाहिए कि आपको सूट इंस्टीट्यूट कैसे करना है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। सो जस्ट पे योर ऑल अटेंशन। ऑर्डर 4 एंड सेक्शन 26 आर सेम, राइट। सो ऑर्डर 4 में क्या है? हाउ अ लॉयर फाइल्स अ सूट इफ समवन ब्रिंग्स हिज केस टू हिम। वेरी फर्स्ट स्टेप, देखिए, फर्स्ट अप्लाई सेक्शन 9, हमने सेक्शन 9 किया था। सेक्शन 9 को वो अप्लाई करते हैं टू फाइंड वेदर इट इज अ सिविल सूट और नॉट। यहाँ पर चेक होता है सिविल सूट है या नहीं। देन लॉयर का क्या काम है? आफ्टर अगर उसने पता लगा लिया कि ये एक सिविल सूट है, ही विल गो टू सेक्शन 11। ये स्टेप वाइज काम है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 में क्या चेक करना पड़ता है? वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज और नॉट। ठीक है, यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई तो नहीं हो रहा इस सूट पर। ओके, इफ नॉट अप्लाइज, अगर ये नहीं अप्लाई हो रहा है, ही विल मूव फर्दर, देन ही विल चेक इन लिमिटेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट। इसलिए ये साथ साथ पढ़ते हैं, मैं आपको सीपीसी के बाद लिमिटेशन ही पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। लिमिटेशन एक्ट इसी के अंडर लिया जाता है और आपको स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। सो लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही विल चेक इफ द लिमिटेशन पीरियड ऑफ सूट इज ओवर और नॉट। क्या सूट फाइल करने का टाइम पीरियड जो है वो ओवर तो नहीं हो गया है? इफ नोट, अगर ओवर नहीं हुआ है, देन ही विल मूव फर्दर। ही विल चेक विच कोर्ट इज सुटेबल फॉर द केस अकॉर्डिंग टू 3 लिमिट्स। हमने लिमिट्स पढ़ी थी कहाँ से? सेक्शन 15 टू 21 में, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, है ना। तो वो लिमिट्स के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि किस कोर्ट में सूट को फाइल करना है। आफ्टर डिसाइडिंग, जब ये डिसाइड हो जाएगा, नाउ सूट इज फ्रेम्ड। अब सूट फ्रेम किया जाएगा। टू सूट इन फाइल, फर्स्ट अ प्लेंट इज गिवन, जो हम नेक्स्ट ऑर्डर 7 में करने वाले हैं। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में एक प्लेंट दी जाती है। प्लेंट भी रिटन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एज गिवन। आपको एक फॉर्मेट गिवन है, उसमें आप प्लेंट लिखेंगे। आफ्टर फ्रेमिंग प्लेंट, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ कोर्ट। आपको कोर्ट में देनी पड़ती है, ये काम आपका लॉयर ही करेगा। इफ बाय चांस अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ केस इज द लास्ट डेट ऑफ द सूट, वो लास्ट डेट ही थी, देन जज में एक्सेप्ट द प्लेंट एट हिज रेजिडेंस इवन आफ्टर कोर्ट आवर्स। ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि कोर्ट आवर्स के बाद अगर ओवर हो गया है तो जज वो अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द जजेस कि वो सिर्फ उसको कोर्ट के ही डेकोरम में एक्सेप्ट करें। आफ्टर रिसीविंग द प्लेंट बाय जज, what he will do, he will register it in a suit register, जिसको हम रजिस्टर ऑफ सूट्स भी कहते हैं। वहां पर आपकी प्लेंट का एक नंबर दिया जाता है। देन स्टैम्प, मतलब पर्सन हो या रिपोर्टर विल रीड होल प्लेंट एंड ही विल मेक डायरेक्शन फॉर करेक्शन। कोई करेक्शंस करनी है तो आफ्टर करेक्शंस ही विल इशू अ सूट नंबर। जैसे ही आपका रजिस्टर हुआ, आपको क्या मिलेगा? एक सूट नंबर। ओके, सूट नंबर मिलने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द सूट नंबर इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जैसे ही सूट नंबर मिला, उस डेट को या उस डेट से क्या माना जाएगा? दैट इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो आपको स्टेप समझ में आया? वेरी वेरी इजी। सेक्शन जैसे ही सूट आता है, आपको क्या चेक करना पड़ता है? सेक्शन 9 सिविल सूट है या नहीं, फिर सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा तो नहीं लग रहा, रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा तो लिमिटेशन पीरियड चेक होता है, ओवर तो नहीं हुआ, ओवर नहीं हुआ तो लिमिट्स चेक होती हैं, क्या कोई लिमिट तो नहीं है, लिमिट नहीं है
तो आप उसको पर्टिकुलर कोर्ट में जिसमें भी होता है वहाँ पर देते हैं, सबमिट करवाते हैं। वहाँ पर सबमिट करवाने का प्रोसीजर, आप एक प्लेन लिखेंगे जो एक परफॉर्मा होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वो विद इन दी कोर्ट आवर्स उसको देना होता है। अगर वो लास्ट डे है तो आप जज के रेजिडेंस पर भी उसको दे सकते हैं। आफ्टर जब वो प्लेंट रिसीव कर लेते हैं उसको एक सूट रजिस्टर में रजिस्टर करवाते हैं। इफ़ करेक्शंस उसमें करने हैं तो करेक्शंस होते हैं, इफ़ नो करेक्शंस देन एक सूट नंबर इशू होता है। सूट नंबर इशू होने का मतलब है फ्रॉम दैट डेट इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज अ डेट ऑफ institution of suit, right? So this is all about order 3 and order 4. Read it well. In next session I'm going to cover order 5. Till then, have a good day. Thank you.